हम बात करेंगे अब एलिलिक इंटरेक्शन में मल्टीपल एलिलिज्म की। और भैया ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मल्टीपल एलिलिज्म नॉर्मली आप जानते हैं अच्छी तरह से बेटा कि एक जीन के कितने एलील होते हैं? 2। करेक्ट। नॉर्मली एक जीन के कितने एलील होते हैं? 2। लेकिन ये हमेशा सही नहीं है, एक जीन के मोर देन 2 एलील हो सकते हैं। और अगर किसी जीन के बेटा मोर देन 2 एलील हो जाए तो उन जीन को, एक पर्टिकुलर जीन की बात हो रही है यहाँ, एक पर्टिकुलर जीन की बात हो रही है सर यहाँ। तो एक जीन के नॉर्मली 2 एलील होते हैं, अगर 2 से ज्यादा हो जाए 3, 4, 5 तो दैट इज दीज आर कॉल्ड एज मल्टीपल एलील्स। और उनकी इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। और एक बात याद रखना, मल्टीपल एलील हो, चाहे 2 एलील हो, चाहे 4 एलील हो, चाहे 10 एलील, एलील केवल और केवल एक ही प्रोसेस से बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। एलील की ओरिजिन क्या होती है बेटा? म्यूटेशन। क्लियर है? और मैं यहीं से आपको एक बात और बताना चाहता हूं सर, गौर करिए इस पॉइंट को, है ना। इन अ पॉपुलेशन एन एलील इज कंसीडर्ड एज न्यू एलील। ठीक है, व्हेन इट हैव मिनिमम, क्या है ये? मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.01। कितनी? 0.01। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी का है लेकिन ये मॉलिक्यूलर बेसिस में दिया हुआ है। गौर करिए, कोई भी एलील है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी, अगर उसमें म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी 0.01 है तो उसे नया एलील मान लिया जाता है। ठीक है, मीनिंग इसकी क्या होती है? 0.01 फ्रीक्वेंसी होने का मतलब किसी पॉपुलेशन में क्या है? मतलब कि वो मिनिमम 1% पॉपुलेशन में होना चाहिए, 1% इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन। कैसे? जैसे भाई कोई जीन है, करेक्ट, इसमें म्यूटेशन हुआ, ये एक जीन, करेक्ट, मान लो इसको मैंने कैपिटल ए लिखा दिया, अब इसमें म्यूटेशन हुआ बेटा, करेक्ट। एक जगह पर 1000 इंडिविजुअल हैं, एग्री? कितने? 1000 इंडिविजुअल हैं। और 1000 में से इस ए में म्यूटेशन हो गया, ए स्टार बन गया, केवल एक में, केवल एक में, ये एलील नहीं कहलाएगा। करेक्ट? करेक्ट। अगर 1000 में एक इंडिविजुअल में म्यूटेशन हुआ और ये बना ए स्टार तो ये एलील नहीं कहलाएगा, ये जेनेटिक डिफेक्ट कहलाएगा। मतलब कि अगर 1000 पॉपुलेशन है तो बोलिए 1% इंडिविजुअल का मतलब हर 100 में से एक इंडिविजुअल में वो म्यूटेशन होना चाहिए। मतलब 1000 में से अगर ये म्यूटेशन 10 इंडिविजुअल में हो जाए तो इट इज कॉल्ड एज न्यू एलील। नहीं समझ में? न्यू एलील। भैया ओवरऑल एक एरिया में 100 इंडिविजुअल है, उसमें से एक इंडिविजुअल में अगर म्यूटेशन हुआ है और नया जीन में चेंज आया है तो वो कहलाएगा एक एलील। 1000 है तो मिनिमम 10 इंडिविजुअल में चेंज होना चाहिए, मतलब 1% का मतलब हर 100 इंडिविजुअल में से एक में म्यूटेशन होना चाहिए। आफ्टर एवरी 100 में एक में होना चाहिए। 1000 की बात है तो 10 इंडिविजुअल में अगर होगा तभी वो म्यूटेशन कहलाएगा, तभी वो न्यू एलील कहलाएगा। और अगर 1000 में एक में है या 2 में है तो जेनेटिक डिफेक्ट कहलाएगा। समझ गए कि नहीं? कोई प्रॉब्लम, एरर कहलाएगा। नया एलील कहने के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? 0.01, यानी 1% इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन, यानी 100 में से हर एक इंडिविजुअल में वो म्यूटेशन होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी कंसीडर्ड एज एरर। एग्री? तो बोलिए एलील किससे बनते हैं? म्यूटेशन से। और म्यूटेशन अगर 0.01 फ्रीक्वेंसी है म्यूटेशन की तभी वो न्यू एलील कहलाता है। 0.01 का मतलब हर 100 इंडिविजुअल में से एक इंडिविजुअल में वो म्यूटेशन होना चाहिए उस पॉपुलेशन की। गौर करिए, ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऑल द एलील्स ऑफ अ जीन लोकेटेड ऑन सेम लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस जितने भी एलील हो किसी एक जीन के, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 12 हो, उनकी लोकस क्या होगी? हमेशा बेटा फिक्स होगी। लोकस कभी भी उनकी चेंज नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए किसी जीन की 5 एलील है, बोलिए, तो
हमारे बॉडी में किसी भी क्रोमोजोम, किसी भी जीन के दो ही मैक्सिमम एलील हो सकते हैं, क्योंकि बिकॉज वी आर डिप्लॉयड। तो मान लो ब्लड ग्रुप की बात करें, एक जीन है आई, इसमें कितने एलील हैं? 3, IA, IB, IO, 3 एलील हैं। बताइए, कोई डिप्लॉयड इंडिविजुअल होगा तो दो ही कोई होगा, IA, IB या IA, IO या IB, IO, कुछ भी। लेकिन क्या ये तीनों एलील कभी किसी इंडिविजुअल में पाए जाएंगे? नेवर। लोकस सेम होगा, लेकिन यहां से एक बात पता चली कि एक इंडिविजुअल में मैक्सिमम कितने एलील हो सकते हैं? 2। एक जीन के, एक जीन के एक इंडिविजुअल में कितने एलील हो सकते हैं? 2। इसका मतलब उस जीन के अगर 2 से ज्यादा एलील है तो वो एलील उसी स्पीशीज के किसी दूसरे इंडिविजुअल में होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए ब्लड ग्रुप की बात करें, ब्लड ग्रुप के 3 एलील होते हैं, IA, IB, IO। बोलो, मान लो मेरे में है IA, IB, तो किसी दूसरे में होगा IB, IO, या किसी में तीसरे में होगा IO, IO, किसी चौथे में होगा IB, IB, किसी पांचवें में होगा IA, IA। बोलो, ऐसा नहीं है कि मेरे बॉडी में ABO तीनों है, तीनों एलील कभी नहीं हो सकते। हाँ, ह्यूमन के अलग अलग इंडिविजुअल में ये एलील अलग अलग हो सकते हैं। मतलब मैक्सिमम एक इंडिविजुअल में कितने एलील होंगे? एक जीन के 2। तो अदर एलील कहां होंगे? दूसरे इंडिविजुअल में। मतलब मल्टीपल एलील को स्टडी करने के लिए पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ेगी। एक इंडिविजुअल में आप मल्टीपल एलील की स्टडी नहीं कर सकते। All the alleles of a gene located on the same locus of homologous chromosome, but in an individual only maximum 2 allele, maximum 2 allele of a gene, एक जीन की बात हो रही है, या करेक्टर are present, and other alleles of this gene are present in other individual of the same species. दूसरे में है, therefore for study of multiple allele, study of population is एसेंशियल या मैंडेटरी। बिना पॉपुलेशन के आप मल्टीपल एलील की स्टडी नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लिया, ये रहा गैमीट, ये रहा इंडिविजुअल, ये रहा जो है आपका, ये रहा पॉपुलेशन। गैमीट क्या होते हैं? हैप्लॉइड, तो कितने क्रोमोसोम होंगे? सिंगल। इंडिविजुअल क्या? डिप्लॉयड, तो 2 क्रोमोसोम। पॉपुलेशन मेनी। सपोज दैट ये हुआ इंडिविजुअल 1, ये हुआ इंडिविजुअल 2। अब मान लो ब्लड ग्रुप की बात करें तो बेटा हम ब्लड ग्रुप के एलील की बात करें तो IA, IB, IO। गैमीट में ये तीनों कभी नहीं, केवल एक एलील होगा। हो सकता है IA हो किसी गैमीट में, किसी के गैमीट में IB हो, किसी के गैमीट में IO हो, लेकिन तीनों नहीं होंगे। ये होगा तो ये 2 नहीं होंगे, और ये होगा तो ये 2 नहीं होंगे, ये होगा तो ये 2 नहीं होंगे। ओके। और इंडिविजुअल में मैक्सिमम 2 एलील, IA, IB या IA, IB, IO, IB, IO। चिंता मत करो, अभी लिख के दिखाएंगे, अभी तो कॉन्सेप्ट समझा। मतलब इंडिविजुअल में मैक्सिमम कितने एलील होंगे? 2। गैमीट में मैक्सिमम किसी जीन के, फॉर अ जीन, ऑफ अ जीन, बार बार बोल रहा हूं। और पॉपुलेशन में 2 से ज्यादा हो सकते हैं। पॉपुलेशन मतलब सेम स्ट्रीम, मेनी इंडिविजुअल। जैसे देखो, इसमें हो सकता है IA, IB हो सकता है इसमें IB, IO हो। लेकिन याद रखना, एक जीन के 2 से ज्यादा एलील, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, लोकेशन क्या होगी बेटा? सेम होगी। करेक्ट। और एलील बनते किससे हैं? म्यूटेशन से। अब यहां पर हम आगे इसका रोल पढ़ेंगे कि अगर n एलील है तो कितनी पॉसिबल जीनोटाइप होंगे उस पॉपुलेशन में। तो उसके लिए फॉर्मूला n+1/2। करेक्ट। एग्जांपल, ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन कितने एलील से कंट्रोल होता है? 3। कोट कलर इन रैबिट 4 एलील, आई कलर इन ड्रोसोफिला 15 एलील, सेल्फ स्टेरिलिटी इन मेनी प्लांट, यहाँ टोबैको के रेफरेंस दिया 4 to 6 अलग अलग एलील होते हैं, नंबर वेरिएबल होता है। करेक्ट। तो ये आप डिटेल में जब पढ़ोगे एक एक तो आपको मल्टीपल एलील का कॉन्सेप्ट ये वाला जो मैंने बताया है ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। एग्री? ओके।
तो मल्टीपल एलील में जो है हम पहला एग्जांपल लेते हैं जो है आपका एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, और ये आप जो है सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर में पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पर हम वो वाला एस्पेक्ट नहीं, यहाँ पर जेनेटिक्स वाला एस्पेक्ट विशेष करके डील करेंगे, जिससे कि थोड़ा बहुत बातें वहाँ की भी कर लेंगे। मेजर क्वेश्चन आपके वहीं से हो जाते हैं। जेनेटिकल एस्पेक्ट ये है बेटा कि एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन, करेक्ट, जो कि आपके ह्यूमन के 9th क्रोमोसोम पर होता है, आई जीन, दैट इज आइसोएग्लूटिनोजेन जीन, करेक्ट। तो देखिए लिखा है ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, दिस एंटीजन इज फॉर्म्ड बाय आई जीन। ये जो एंटीजन होते हैं वो these antigens are formed by, करेक्ट, ये एंटीजन आई जीन के बारे द्वारा बनाए जाते हैं और ये आपके इंसान के 9th क्रोमोसोम पर होते हैं, याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट बेटा। देखिए सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारे आरबीसी पर बहुत ढेर सारे टाइप के एंटीजन हैं। जो सबसे कॉमन है उसमें से एक एबीओ ब्लड ग्रुप वाला आई जीन के द्वारा, और दूसरा एक आरएस फैक्टर जो काफी कॉमन है, करेक्ट। तो उनकी ही हम बात करेंगे, बाकी एंटीजन की बात नहीं करेंगे। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में आई जीन है और आई जीन को 3 एलील होते हैं, आईए, आईबी, आईओ, करेक्ट। अगर हम इनका अरेंजमेंट देखें तो आईए इक्वल टू आईबी ग्रेटर देन आईओ, मतलब आईए और आईबी आपस में क्या है, कोडोमिनेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोडोमिनेंट? कोडोमिनेंट का मतलब अगर आईए आईबी दोनों रहेंगे तो दोनों एक्सप्रेस करेंगे, दोनों एंटीजन बनाएंगे, तो ब्लड ग्रुप होगा AB। और आईए आईबी ग्रेटर देन आईओ का मतलब डोमिनेंट है, मतलब आईए आईओ अगर होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A, मतलब A एंटीजन बनेगा। आईबी आईबी आईओ होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, B एंटीजन। ये कोई एंटीजन नहीं बनाता। आईए एलील A एंटीजन बनाता है, आईबी एलील B एंटीजन बनाता है, और आईओ या केवल आपके जैसे मॉड्यूल में आप जगह जगह केवल आई लिखा होता है स्मॉल लेटर से, ये कोई एंटीजन नहीं बनाता, नो एंटीजन, करेक्ट। तो ये दोनों कोडोमिनेंट है और ये दोनों इस आईओ यानी आई के ऊपर डोमिनेंट है। तो ऑब्वियस अगर ये और ये रहेंगे तो ये एक्सप्रेस नहीं करेगा, बिकॉज इट इज रिसेसिव। तो यहां पर मैंने बेटे अरेंजमेंट किया है, सीक्वेंस नंबर, ब्लड ग्रुप, जीनोटाइप, एंटीजन, एंटीबॉडी, ये दोनों तो आप जानते हो। सीक्वेंस नंबर 1 में ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप ए के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, आईए 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 आईओ। ये जो है आपका होमोजाइगस हुआ, करेक्ट, और ये आपका हेटेरोजाइगस हुआ। सेम बी ब्लड ग्रुप के लिए आईबी आईबी होमोजाइगस, आईबी आईओ हेटेरोजाइगस, ए बी आईए आईबी हेटेरोजाइगस, आईओ आईओ होमोजाइगस, एग्री। तो ये आपका जो है जीनोटाइप पॉसिबल होगा। और आपको मैंने पॉसिबल जीनोटाइप का फॉर्मूला पता लगाने के लिए बताया था, टोटल पॉसिबल जीनोटाइप n+1/2। कितने एलील हैं बोलो? n इज नंबर ऑफ एलील बताया था मैंने, 3+1/2, टोटल 6 जीनोटाइप। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6। इससे ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी जीनोटाइप की नहीं होती। ए ब्लड ग्रुप जो होता है वो किस एंटीजन की वजह से होता है, ए, और उसके बदले उसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है, बी। बी ब्लड ग्रुप किस एंटीजन की वजह से होता है, बी, और एंटीबॉडी कौन सा होता है, एंटी ए। ए बी, इसमें कौन से एंटीजन होते हैं, ए एंड बी दोनों एसआरबीसी पर, और नो एंटीबॉडी, इसमें कोई एंटीबॉडी पाया नहीं जाता। ओ जो होता है उसमें कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन एंटीबॉडी दोनों होते हैं, एंटी ए और एंटी बी, करेक्ट। इतना तो आपको पता होगा। क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है इसलिए यूनिवर्सल डोनर होता है, इसको किसी के बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप नहीं होगा। जबकि अगर आप बात करें, हम इस एलील के लिहाज से, इन एंटीजन के लिहाज से बात कर रहे हैं, और एबी की बात करें तो एबी यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है। क्यों भैया? क्योंकि एबी में एंटीजन तो दोनों है लेकिन एंटीबॉडी तो कोई नहीं है। तो ये जो है ए और बी के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं है, समझ गए। तो जिसमें एंटीबॉडी नहीं है वो किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, और जिसमें एंटीजन नहीं है वो किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है। और एक बात विशेष ध्यान रखने वाली बात है बेटा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, एंटीजन ऑफ डोनर, जैसे मैं डोनर हूं, करेक्ट, और
एंटीबॉडी ऑफ रिसिपिएंट मस्ट नॉट मैच। ये मैच कभी नहीं होना चाहिए। अगर ये मैच हो गया तो आरबीसी की क्लंपिंग हो जाएगी, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, डेथ तक हो सकता है। ये पढ़ा है आपने। जैसे मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है, करेक्ट, तो इसमें जरा बताइए एंटीजन कौन सा है? एंटीजन है ए, बोलिए सही है ना? तो मैं उसको ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता जिसका ब्लड ग्रुप बी है, क्योंकि उसमें एंटी ए होगा। और एंटीजन यहां ये ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन सा है? ए, और ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी कौन सा है? ए। तो ये दोनों मैच कर गए कि नहीं? तो ये एंटीबॉडी ए एंटीजन ए की क्लंपिंग करा देगा, प्रॉब्लम कर देगा। तो कभी भी ए ब्लड ग्रुप वाला बी को क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसका एंटीजन और इसका एंटीबॉडी सेम है, मैच नहीं होने चाहिए। हाँ, ए वाला ए को दे सकता है, ए वाला ए को दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी ए नहीं है, एंटी बी है, मैचिंग नहीं है। सही है ना? मस्ट नॉट मैच। अब आरएस फैक्टर की बात करेंगे। जैसे एबीओ ब्लड ग्रुप एक जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, आई जीन। अच्छा, एबीओ ब्लड ग्रुप को लैंडस्टीनर ने डिस्कवर किया था। ये सब सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। आपको बस मेरा काम ये है बताना, ये जीनोटाइप, ओके, कंट्रोल्ड बाय अ जीन विच हैज 2 एलील, जिसके 2 एलील हैं, दैट इज कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, करेक्ट। अगर कैपिटल आर होगा तो कौन सा एंटीजन बनाएगा? डी एंटीजन। तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? RH पॉजिटिव। अगर स्मॉल आर होगा मतलब रिसेसिव एलील, नॉट फॉर्म डी एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? RH नेगेटिव। अगर किसी जीन के 2 एलील होते हैं तो आप बताइए उसमें कितनी टाइप के जीनोटाइप पॉसिबल हैं? बोलिए 3। या तो ये 2 होंगे डिप्लॉयड में, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। अगर कैपिटल आर होगा तो डी एंटीजन बनेगा RH पॉजिटिव, कैपिटल आर स्मॉल आर होगा तब भी डी एंटीजन बनेगा RH पॉजिटिव, लेकिन स्मॉल आर होगा तो RH नेगेटिव, क्योंकि यहां पर डी एंटीजन बनेगा जबकि यहां पर डी एंटीजन नहीं बनेगा। करेक्ट बेटा? तो दैट इज अबाउट द RH फैक्टर एंड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो आप यहां से सीखे क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जेनेटिक्स की कि आई जीन के 3 एलील होते हैं, IAIB, आई और IAIB कोडोमिनेंट होते हैं और ये दोनों आई के ऊपर डोमिनेंट होते हैं। करेक्ट। दूसरी चीज टोटल पॉसिबल जीनोटाइप जो होगा 6 होगा फार्मूले से। करेक्ट। तीसरी चीज RH फैक्टर को एक एलील रहीशस मंकी में डिस्कवर किया गया था, आपको पता होगा, रहीशस मंकी में डिस्कवर किया गया था, इसलिए इसको RH फैक्टर बोलते हैं पहली बार। करेक्ट। तो इसके एक जीन के 2 एलील होते हैं और अगर कैपिटल आर वाला होगा या कैपिटल आर स्मॉल आर तो RH पॉजिटिव, स्मॉल तो नेगेटिव। ये आपको यहाँ सीखना है, बाकी तो आपका काम है सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जी। तो ब्लड ग्रुप पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, इन अ फैमिली फादर विथ ब्लड ग्रुप ए, क्लियर कर लीजिए, फादर का ब्लड ग्रुप जो है बेटा ए है, करेक्ट, एंड मदर विथ ब्लड ग्रुप बी, करेक्ट। Then find out genotype of the father and mother if 3 कंडीशन दिया है। ये आपके नीट का 3 क्वेश्चन है, करेक्ट। तो इफ फादर और मदर का ए ब्लड ग्रुप है और बी है, फादर का ए और मदर का बी, तो इनका जीनोटाइप दोनों का हमें बताना है। इफ देयर 50% ऑफ स्प्रिंग आर ऑफ AB ब्लड ग्रुप, देयर 25% ऑफ स्प्रिंग आर ऑफ AB ब्लड ग्रुप, करेक्ट, AB होने चाहिए। देयर 100% ऑफ स्प्रिंग्स आर ऑफ AB ब्लड ग्रुप। अगर 50% इनके बच्चे AB ब्लड ग्रुप के हैं तब क्या जीनोटाइप होगा, 25% AB ब्लड ग्रुप के हैं तब क्या जीनोटाइप होगा, और 100% होंगे तब क्या जीनोटाइप होगा। करेक्ट। सबसे पहले देखिए, अगर पेरेंट्स का, फादर का A ब्लड ग्रुप है और मदर का B, तो 2 पॉसिबल जीनोटाइप है, या तो आई कैपिटल ए और आई कैपिटल बी IB, या IA IO IB IO। ये आपका कहलाता है होमोजाइगस।
और ये कहलाते हैं हेटेरोजाइगस। दो पॉसिबिलिटी है। अब देखिए जरा भाई साहब, पहला केस हम ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर सॉल्व कर देता हूं आपके लिए, एक दिखा देता हूं। आइए आइए, आई बी, देखिए इसका इससे क्रॉस कराइए, आइए आई बी। ये कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ? ए बी। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ? ए बी। कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ? ए बी। कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ? ए बी। मतलब क्या, अगर पहला जीनोटाइप होगा ये वाला, ठीक है सर, पेरेंट्स का, तो 100% ए बी टाइप के आएंगे, करेक्ट। यानी कि थर्ड का आंसर आ गया। क्या बोलो? थर्ड का जीनोटाइप होगा, आंसर यही लिख देता हूं, आईए क्रॉस्ड विथ आईबी। मतलब होमोजाइगस होने चाहिए दोनों पेरेंट, बोथ पेरेंट्स शुड बी होमोजाइगस, तो 100% आएगा। एग्री कर रहे हैं? दूसरा केस देखो सर, चलो इसको ले लेते हैं हम लोग, करेक्ट। ये ब्लैक कलर से इंडिकेट कर देता हूं, आईओ क्रॉस्ड विथ आईओ। चलो डायरेक्ट लिखते हैं, ए बी, ए आईओ ए होगा, बी ओ। बोलो अगर ये वाला जीनोटाइप होगा तो बोलिए जरा मुझे कितने परसेंट ऑफ स्प्रिंग ए बी ब्लड ग्रुप के होंगे? 25, 4 में से 1। मतलब कि सेकेंड का आंसर आ गया सर, आईओ क्रॉस्ड विथ आईओ। एग्री? अब बचा थर्ड। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप इसको क्रॉस कराओ, ये ब्लू कलर से लेते हैं हम लोग इसको, और या तो आप इसको क्रॉस कराओ। चलो हम लोग देख लेते हैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। जरा सा क्रॉस करा के देखिए। पहले आइए करेक्ट, क्रॉस्ड विथ आईबी आईयू। ये लो, ए बी, ए बी ए, डन। यानी कि 50%, 4 में से 2, 50% बोलो आए कि नहीं? तो मतलब या तो फर्स्ट के लिए जो आंसर होगा 50% के लिए, या तो होगा आईए क्रॉस्ड विथ आईबी आईओ, और या होगा दूसरा आईबी क्रॉस्ड विथ आईए आईओ, ये वाला, तब भी आ जाएगा। समझ में आया? तो बोलो पहले का आंसर हुआ ये रेड वाला, दूसरे का आंसर हुआ ब्लैक वाला, तीसरे का आंसर हुआ ब्लू वाला, करेक्ट। तो इस तरीके से पॉसिबल जीनोटाइप निकाले जाते हैं। समझ में आया भाई साहब? नहीं समझ में आया? आंसर लिख देता हूं, मेहनत करते रहना। पहले का आंसर बोलो, आईए क्रॉस्ड विथ आईबी आईओ, या आईओ क्रॉस्ड विथ आईबी। दूसरे का आंसर आईओ क्रॉस्ड विथ आईबी आईओ। तीसरे का आंसर आईए क्रॉस्ड विथ आईबी आईबी। आ गया जीनोटाइप? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन विथ ब्लड ग्रुप बी, एक मैन का ब्लड ग्रुप है बी, लिख लीजिए। बी में दो पॉसिबिलिटी है सर, आईबी या आईओ। मैरिज विथ अ वुमेन ब्लड ग्रुप ए बी, फीमेल है मेल है, इनका जीनोटाइप तो आपको क्लियर है, आईबी। बोलिए which blood group in their children indicate that man is heterozygous for its blood group? करेक्ट। मतलब इनका क्रॉस कराना है, सही है। और कौन सा ब्लड ग्रुप ऑफ स्प्रिंग में आएगा कि ये बताएगा कि मैन होमोजाइगस नहीं हेटेरोजाइगस है। समझ में आया? चलिए देखते हैं। पहले ले लेते हैं हम आईबी, करेक्ट। आईबी मतलब ये हो गया ए बी, आईए बी, ये हो गया बी, ये हो गया ए बी,
ये हो गया बी। एग्री? चलो इसका क्रॉस कराते हैं, फीमेल यहां ले लेते हैं, आईए आई बी, क्रॉस कराओ, ए बी, ए बी, आई बी आई यू, बी। बोलो भाई। अब देखो, पहली बात तो ये क्रॉस कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। डन। देखो मैंने हेट्रोजाइगस इशारा कर दिया तो आपको लेना यही है, इसको लेने की जरूरत ही नहीं है, ये तो मैंने फालतू में करा दिया आपको। करेक्ट? अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैन हेट्रोजाइगस है, बोलिए, तो ब्लड ग्रुप ए भी आ रहा, बी भी आ रहा, ए बी भी आ रहा, बोलिए। लेकिन बी और ए बी तब भी आएंगे जब ये होमोजाइगस होगा। नहीं समझ में आया? बी और ए बी तब भी आएंगे जब ये होमोजाइगस होगा, इसलिए ये क्रॉस कराया मैंने। लेकिन ए केवल तभी आएगा जब ये हेट्रोजाइगस होगा। मेल अगर हेट्रोजाइगस होगा तब ए आएगा ओनली, ए भी आएगा, बी भी आएगा। लेकिन ए बी और बी तब भी आएंगे जब ये मैन होमोजाइगस है, बोलिए। और ए ओनली कब आएगा? जब मैन हेट्रोजाइगस होगा। मतलब ए ब्लड ग्रुप का आना ये बताता है कि मैन डेफिनेटली हेट्रोजाइगस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ब्लड ग्रुप। बोलिए एग्री? नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द चाइल्ड ऑफ अ फैमिली हैव ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप है एक बच्चे का, देन विच ब्लड ग्रुप नेवर बी प्रेजेंट इन देयर पेरेंट्स? इसमें क्या सोचना, ए बी तभी आएगा जब कोई ना कोई एक पेरेंट, ए बी तब आएगा जब दोनों पेरेंट या तो ए और बी हो, या तो ए और ए बी हो, या तो ए बी और बी हो। अगर कोई भी पेरेंट ओ हुआ तो कभी भी ए बी नहीं आएगा। तो आंसर इसका रटे रटाए रखिए, ओ ब्लड ग्रुप उनके पेरेंट में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिनके पेरेंट में ओ ब्लड ग्रुप होगा वो कभी भी ए बी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। करेक्ट? तो अब हम बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, मल्टीपल एलील के जो है 4 एग्जाम्पल दिए थे जिसमें 2 का ही एक्सप्लेनेशन आपके यहाँ है। ये लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म चैप्टर जो सेकेंड चैप्टर होता है आपके 12th का, वहां से चुराया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कई प्लांट में होता है, लेकिन टोबैको की बात कर रहे हैं अपन। व्हाट इज सेल्फ स्टेरिलिटी? इनएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट ओवर द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। गौर करिए, inability of pollen grain to germinate over the stigma of same flower or other flower of the same plant। कंडीशन होगी सेम प्लांट, मतलब उसी प्लांट का पोलन ग्रेन उसी प्लांट के फ्लावर पर, स्टिग्मा पर जर्मिनेट न कर पाए। दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी। तो सेल्फ स्टेरिलिटी के केस में ही जो कंट्रोल होता हो एक जीन के द्वारा होता है, दैट इज कॉल्ड एज एस जीन विच हैव 4 to 6 एलील। यहाँ पर 4 एलील का रेफरेंस लेते हैं। एस जीन के 4 एलील, S1, S2, S3, S4। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या होता है? इफ पोलन ग्रेन यानी पैटर्नल टिश्यू एंड स्टिग्मा मैटरनल टिश्यू हैव सिमिलर एलील, देन पोलन ग्रेन विल नॉट जर्मिनेट ओवर द स्टिग्मा। कंडीशन ये है कि पोलन ग्रेन और स्टिग्मा में, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, एलील सेम नहीं होने चाहिए पोलन ग्रेन और स्टिग्मा में। सॉरी, करेक्ट, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा में एलील कभी सेम नहीं होने चाहिए, नहीं तो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। शायद उसके पीछे रीजन होगा कोई प्रोटीन का प्रेजेंस, कि अगर पोलन ग्रेन में और स्टिग्मा में सेम टाइप के प्रोटीन हो जाएंगे तो प्रॉपर वाटर को इम्बाइब नहीं करेगा और जर्मिनेट नहीं करेगा। करेक्ट, क्योंकि एलील कहीं कहीं किसी न किसी प्रोटीन को बनाता होगा, जीन का काम है प्रोटीन को बनाना। तो गौर करिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा
हैव सिमिलर एलील, कभी भी सिमिलर एलील नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पोलन ग्रेन विल नॉट जर्मिनेट। पोलन ग्रेन तभी जर्मिनेट करेगा जब पोलन ग्रेन और स्टिग्मा में डिफरेंट एलील होंगे, करेक्ट। अब देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं। इन अ प्लांट सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाई 3 एलील। एक कोई प्लांट ले लिया R1, R2, R3। अ मेल प्लांट with genotype R1, R2, female plant with genotype R1, R3. What is the percentage of offspring produce? जो offspring produce होंगे उनका क्या परसेंटेज होगा, गौर करिए। ये मेल प्लांट, ये फीमेल प्लांट। मेल प्लांट का जीनोटाइप बोलो R1, R2 और फीमेल प्लांट का R1, R3। चलिए भाई, मेल प्लांट का जीनोटाइप ये है। जब ये पोलन ग्रेन बनाएगा तो जरा साहब जी बोलिए, मियोसिस होगी, और या तो पोलन ग्रेन बेटा ऐसा बनेगा जिसमें R1 हो, और या तो पोलन ग्रेन ऐसा बनेगा जिसमें R2 हो, क्योंकि पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होंगे। एग्री। और ये रहा बेटा हमारा फीमेल पार्ट, बोलिए स्टिग्मा। और स्टिग्मा अगर बात करो तो एज यूजुअल ये डिप्लॉयड ही होता है, तो यहां होगा R1, R3। बोलिए, अब पोलन ग्रेन लैंड किया, सपोज दैट R1 लैंड कर गया, बोलो, तो यहां पोलन ग्रेन में भी R1 है और स्टिग्मा में भी R2। इट विल नेवर जर्मिनेट, करेक्ट। अब ये लैंड किया R2, कौन लैंड किया, कौन सा पोलन ग्रेन, जिसका जीनोटाइप R2 हो। बोलो यहां कोई R2 है, नो, मतलब इट विल जर्मिनेट। तो 2 पोलन ग्रेन में से कितने जर्मिनेट किए, 1। तो आंसर क्या होगा, बोलिए 50%। समझ में आया, मेंडल की तरह इसमें क्रॉस मत करा देना। ओके, अगर मैं इसका मेल का R1, R3 कर दूं, अब बोलो दोनों एलील सेम हो गए, तो आंसर इस केस में क्या हो गया, 0%। एग्री। तो बेटा ये इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको सेल्फ स्टेबिलिटी का। अब हम बात करेंगे प्लियोट्रोपिज्म की, एलिलिक इंटरेक्शन में 5th जो है हम बात करेंगे प्लियोट्रोपिज्म, और इसको डिफाइन करते हैं कि मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट बाय सिंगल जीन। मल्टीपल इफेक्ट बाय अ जीन, एक जीन के द्वारा, जीन विच कंट्रोल मोर देन 1 कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रोपिक जीन, और उसके इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं, बोलिए प्लियोट्रोपिज्म। यहां पर होता है, इसको एक लाइन में बोले तो सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट, करेक्ट। इसको जो मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रोपी है बेटा, इज एक्सप्लेन्ड बाय द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे। ये जीन जो है मेटाबॉलिक पाथवे पर इफेक्ट डालता है और कंट्रीब्यूट फॉर डिफरेंट फिनोटाइप। और डिफरेंट फिनोटाइप, ये जीन जो है मेटाबॉलिक पाथवे को अफेक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है, और उस प्रोडक्ट से जो है बेटे आपका जो कैरेक्टर आते हैं वो डिफरेंट टाइप के आते हैं, डिफरेंट फिनोटाइपिक इफेक्ट आता है। गौर करिए, यहां पर खास बात होती है कि जीन जो है कोई प्रोटीन बनाता है, ठीक है, और ये प्रोटीन किसी कैरेक्टर को अफेक्ट करता है, करेक्ट, और उसे बोलेंगे प्राइमरी कैरेक्टर। और इस प्राइमरी कैरेक्टर की वजह से जो इफेक्ट आता है उसे बोलते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर। तो आपका यहां पर क्या होता है, कोई जीन है जो मेटाबॉलिक पाथवे को अफेक्ट करके कोई प्रोटीन बनाएगा, उससे कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, और उस कैरेक्टर की वजह से और कैरेक्टर जो आएगा दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कैरेक्टर। तो यहाँ पर प्लियोट्रोपिज्म में 2 टाइप के इफेक्ट आते हैं, प्राइमरी इफेक्ट और सेकेंडरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट वो होता है जो डायरेक्ट प्रोटीन से आता है, और सेकेंडरी इफेक्ट वो होता है जो प्राइमरी इफेक्ट की वजह से आता है। एग्जाम्पल के लिए फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन अ जीन दैट कोड फॉर फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज में जो है बेटा म्यूटेशन हुआ, और उसकी वजह से आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है। यहां पर इसको बहुत शॉर्टकट में मैंने बताया है कि इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है और रिड्यूस्ड पिगमेंटेशन इन हेयर एंड स्किन। होता क्या है, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है बेटा, PAH इसको बोलते हैं हम,
चलिए यहां से आप बस इसका कैरेक्टर जान लीजिए, जब मैं जेनेटिक डिसऑर्डर आपको पढ़ाऊंगा इसको डिटेल कर दूंगा, वहां पर फिर से प्लियोट्रॉपिक को फेक कर देंगे। आगे हम कुछ और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं प्लियोट्रॉपिक की। जी, प्लियोट्रॉपिक के एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने जो है पढ़ा था आपका फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, दैट इज PKU, फिनाइल कीटोन्यूरिया। सेकंड एग्जाम्पल, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, पी में देखा गया जीन, एक ही जीन था जो कि फ्लावर कलर को, सीड कोट कलर को, रेड स्पॉट इन लीफ जीन, याद आया। दूसरा जीन एक और था जो सीड शेप और साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन को कंट्रोल करता था, और इस केस में वो वही सेम जीन डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता था, जबकि इस केस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता था। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, करेक्ट। तीसरा जो है बेटे ड्रोसोफिला में एक जीन पाया जाता है, वो भी प्लियोट्रॉपिक है, जो कि साइज ऑफ विंग्स को, स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बैलेंसर ऑन विंग, विंग पर बैलेंसर होते हैं बैलेंस करने के लिए बॉडी को, उसकी फर्टिलिटी को, लॉन्गेविटी को, ये लर्न करने वाला चीज है बेटा, ठीक है। तो ये एक जीन, सिंगल जीन यहाँ पर देख रहे हैं, एक मात्र जीन यहाँ है, एक मात्र जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ है, ये 5 कैरेक्टर और ये जो है 2 कैरेक्टर, ये 3 इस तरीके से कंट्रोल करता है। फोर्थ, सारे लीडल जीन बेटा जो है प्लियोट्रॉपिक होते हैं, ऑल लीडल जीन्स आर प्लियोट्रॉपिक। पूछिए क्यों? क्योंकि बेटा ये किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक्स्ट्रा में वाइटलिटी को कंट्रोल करते हैं और डेथ भी करा देते हो जाएगी इस कंडीशन में। कैरियर फॉर सिकल सेल एनीमिया, गौर करिए, कैरियर फॉर सिकल सेल एनीमिया भी प्लियोट्रॉपिक का बहुत एक क्लासिकल एग्जांपल है। नॉर्मल पर्सन में, जो नॉर्मल पर्सन हुआ करते हैं बेटे, उनमें जो है हीमोग्लोबिन के लिए HbA हम इंडिकेशन देते हैं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन एडल्ट वाला, इसमें म्यूटेशन हुआ और HbS, हीमोग्लोबिन में 2 चेन होते हैं, अल्फा और बीटा, करेक्ट। तो अल्फा और बीटा में से जो म्यूटेशन हुआ किस चेन में हुआ? बीटा चेन में। इसलिए ये म्यूटेशन के बाद जो हीमोग्लोबिन बना, पॉलीमराइजेशन हुआ उसमें, उसका शेप डिस्टॉर्ट हुआ और उसकी वजह से आरबीसी सिकल शेप हो गई। तो उसको हमने म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट कर दिया HbS, और किस चेन में हुई है? बीटा चेन में। और ये सिंगल जीन म्यूटेशन है हीमोग्लोबिन के किस चेन में बेटा? बीटा चेन में। ये बात मैं आपको जब म्यूटेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पर बहुत क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। अपने मॉड्यूल में यहीं पर दिया हुआ है कि GAG रिप्लेस बाय, वो मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जरूरत अभी नहीं है क्योंकि आपको म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बस इतना जानिए कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन में अल्फा बीटा चेन होती है, HbA से रिप्रेजेंट होता है, म्यूटेशन हुआ उसे हम HbS बीटा, या आप केवल आपकी मर्जी HbS भी, सिकल शेप के लिए, सिकल शेप, तो ये रिप्रेजेंट कर सकते हो, करेक्ट। अब हुआ क्या कि जो HbS है रिप्रेजेंट क्लासिक एग्जांपल ऑफ द प्लियोट्रॉपी। क्यों? इट नॉट ओनली कॉजेज हीमोलाइटिक एनीमिया, इसकी वजह से इंसानों में हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, बट ऑल्सो रेजिस्टेंट टू द रिजल्ट्स, रेजिस्टेंट टू वन टाइप ऑफ मलेरिया, और वो मलेरिया होता है बेटा प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। इसकी वजह से जो डिस्टोर्टेड हीमोग्लोबिन है और सिकल शेप आरबीसी है, उसकी वजह से मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट इंक्रीज हो जाता है। और क्यों? क्योंकि सिकल शेप्ड आरबीसी इज लेस हॉस्पिटेबल फॉर द मलेरियल पैरासाइट, विशेष करके प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। जो शेप हुआ आरबीसी का, उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, करेक्ट, इसलिए जो है ये सर्वाइव प्रॉपर नहीं करता। तो देखिए, एक तो ये आरबीसी के जो है आपका हीमोलाइटिक एनीमिया किया, दूसरा उसकी वजह से मलेरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गया। तीसरी बात जो है बेटे, सिकल सेल यानी HbS बीटा ऑल्सो हैज प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ मेनी टिश्यूज ऑर्गन, टिश्यूज एंड ऑर्गन एंड है, सच एज बोन, लंग्स, किडनी, स्प्लीन, हार्ट। ये बोन, लंग्स, किडनी, स्प्लीन और हार्ट के डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है। इसलिए ये हुआ प्लियोट्रॉपिक जीन, ये एकमात्र जीन प्लियोट्रॉपिज्म को, कितने सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है इंसानों में, है ना, ये हो गया। अगर हम बेटे बात करें तो किसी भी इंसान में HbA एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, म्यूटेट हुआ HbS, मतलब 2 एलील बन गए, तो इसके 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। या तो नॉर्मल होगा कि HbA म्यूटेट हुआ कोई एक, तो HbA HbS, और तीसरा कंडीशन हो गया HbS HbS, करेक्ट। ये होगा नॉर्मल, ये HbA HbS नॉर्मल बट कैरियर रेजिस्टेंट टू मलेरिया, यही होगा।
एचबीएस सिकल सेल एनीमिक डेथ आफ्टर मेच्योरिटी, इनकी डेथ हो जाती है मेच्योरिटी पर। बाकी डिटेल जो है बेटा हम सिकल सेल एनीमिया का जो म्यूटेशन वाला पार्ट है वो डिस्कस करेंगे म्यूटेशन, करेक्ट जी। अब हम बात करते हैं जो है नॉन एलिक इंटरेक्शन की, करेक्ट। और नॉन एलिक इंटरेक्शन का मतलब होगा सबसे पहली बात ये फिनोमिना जो है बेटा दो जीन की होगी, टू डिफरेंट जीन होंगे, और जो जब दो डिफरेंट जीन होंगे तो दो एलील प्लस दो एलील मतलब टोटल 4 एलील होंगे हाइपोथेटिकल तरीके से, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ओके। तो इस तरीके से जो है टोटल आपके 4 एलील होंगे, एग्री। अब अगर हम बात करें बेटा तो यहां पर दो जीन का इंटरेक्शन हो रहा, एक जीन दूसरे जीन के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को अफेक्ट करेगा, मतलब मॉडिफाई करेगा या चेंज करेगा, जो भी करेगा वो देखेंगे। और ये कई टाइप का होता है, उसमें हम ले रहे हैं एपिस्टेसिस। पहला, इट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट जीन। गौर करिए बात हो रही है टू डिफरेंट जीन की, इन विच वन जीन, करेक्ट, सप्रेस या इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलिक जीन। द फॉर्मर इज कॉल्ड एज एपिस्टैटिक जीन, जिसने सप्रेस किया उसको बोलेंगे एपिस्टैटिक जीन, एंड द लेटर इज कॉल्ड एज हाइपोस्टैटिक जीन, जो सप्रेस हुआ उसे बोलेंगे हाइपोस्टैटिक जीन। जैसे एग्जांपल के लिए जीन 1 एंड जीन 2 है ना, जीन 1 के दो एलील कैपिटल ए स्मॉल ए, जीन 2 के दो एलील कैपिटल बी स्मॉल बी। मान लो कैपिटल बी अकेला था तो कलर देता था कैसा, येलो। जब अकेला था, ये अकेला था तो कैसा कलर देता था, येलो। जैसे ही ए आया इसने इसको मास्क करके पता लगा किसमें बदल दिया, व्हाइट। ये भी खेल हो रहा, पहले एक जीन का एक्सप्रेशन आपने चेंज किया कि जब डोमिनेंट है और रिसेसिव है तो पता लगा रेड आना चाहिए, आया पिंक या रोन। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा, तो ए कहलाएगा एपिस्टैटिक और बी जो मास्क हुआ वो कहलाएगा हाइपोस्टैटिक, करेक्ट। अब और एग्जांपल लेंगे तो और समझ में आएगा। डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस में दो होते हैं, एक ही आपको पढ़ना है, मैं पहले से बोलता आया हूं। डोमिनेंट एपिस्टेसिस नाम से पता चल रहा, डोमिनेंट एपिस्टेसिस, यहां पर एक नॉन एलिक डोमिनेंट जीन दूसरे नॉन एलिक जीन को सप्रेस करेगा या मास्क करेगा। डोमिनेंट एपिस्टेसिस, डोमिनेंट एलील मास्किंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। रिसेसिव एलील जब मास्किंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे तो उसको रिसेसिव एपिस्टेसिस बोलते हैं। इन दिस अ डोमिनेंट एलील सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर नॉन एलिक जीन, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव, वो दोनों का एक्सप्रेशन मास्क करेगा, करेक्ट। एग्जांपल देखिए, नीट में आया हुआ फ्रूट कलर इन कुकुरबिटा पेपो दैट इज समर स्क्वैश। कुकुरबिटा पेपो की बात हो रही है, दो जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, इसमें दो जीन का इफेक्ट होता है। एक जीन के दो एलील है, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। जब कैपिटल वाई था तो येलो, स्मॉल वाई था तो फ्रूट का कलर कैसा आता था, ग्रीन। कैपिटल वाई कैसा कलर लाएगा, येलो, स्मॉल वाई ग्रीन। जब तक ये अकेले हैं ठीक है, चलो ठीक है भाई तुम एक्सप्रेस करो येलो ग्रीन। जैसे ही कैपिटल डब्ल्यू आया, ओनली कैपिटल डब्ल्यू, तो इसने एपिस्टैटिक ओवर द कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई एंड फॉर्म्स द व्हाइट कलर। और इस कैपिटल वाई में जो है कैपिटल वाई के और स्मॉल वाई के एक्सप्रेशन को कैपिटल डब्ल्यू ने मास्क किया है, इसे इसलिए डोमिनेंट एपिस्टेसिस बोलेंगे। और इसका कोई इफेक्ट नहीं है, रहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक कैपिटल डब्ल्यू इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा, और कैपिटल डब्ल्यू के दो इफेक्ट होते हैं बेटा। गैप, गैप की व्हाट इज मीनिंग, कैपिटल डब्ल्यू इस गैप की जगह कैपिटल डब्ल्यू या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है। दोनों कंडीशन में ये इनके एक्सप्रेशन को मास्क करके क्या कर देगा बेटा, व्हाइट कर देगा। यानी कैपिटल डब्ल्यू जहां भी होगा आंख बंद करके व्हाइट, कैपिटल डब्ल्यू जहां भी होगा व्हाइट। लेकिन अगर स्मॉल डब्ल्यू होगा तो नो इफेक्ट, क्योंकि रिसेसिव एपिस्टेसिस नहीं है, यहाँ पर डोमिनेंट कंडीशन में एक्सप्रेशन होगा। चलिए और एक बेटर लेते हैं, मेल फीमेल। गौर करिए, होमोजाइगस से शुरू करेंगे। कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई। बोलो कैपिटल वाई क्या कलर देता है, येलो। लेकिन कैपिटल डब्ल्यू इसके लिए मास्किंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा तो येलो नहीं आएगा, क्या आएगा, व्हाइट। स्मॉल वाई क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रीन।
मैंने बोला स्मॉल डब्ल्यू का कोई इफेक्ट नहीं है, ये रहे न रहे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर ग्रीन आएगा। करेक्ट, क्रॉस कराया, क्या आया, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बोलो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई देता है कलर येलो, लेकिन ये जो है मास्क करता है इसको और क्या हो जाता है, व्हाइट। करेक्ट, क्या हो जाता है, व्हाइट। अब इन दोनों की सेल्फिंग कराएंगे। मैंने बोला था ना आपको कि कैपिटल डब्ल्यू डोमिनेंट और डोमिनेंट दोनों कंडीशन में होता है, चाहे आपका होमोजाइगस हो चाहे हेटेरोजाइगस, मतलब कि ये एलील होमो और हेटेरो दोनों में इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? जहां भी कैपिटल डब्ल्यू हो, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो, इफेक्ट आएगा और क्या होगा, व्हाइट। करेक्ट, दोनों की हम लोगों ने क्या करा दी, सेल्फिंग। F2 जनरेशन में हमें क्या पाना है बेटा, फिनोटिपिक रेशियो। क्या पाना है, फिनोटिपिक रेशियो पाना है कि नहीं, एग्री। अब फिनोटिपिक रेशियो 12:3:1 आता है, व्हाइट येलो ग्रीन, ये आप रट लो। लेकिन मेरे पास इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के, तीन तरीके इसको निकालने के लिए। पहला तरीका है पनेट, दूसरा तरीका है फोर्क लाइन, ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, मैं ये दोनों नहीं बताऊंगा। एक थर्ड मेथड बताने जा रहा हूं कि जब दो हेटेरोजाइगस क्रॉस करते हैं तो आपको कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी। याद कर लीजिए, क्या, कैपिटल ए गैप कैपिटल बी गैप, इसको क्रॉस कराओगे, चाहे पनेट लगाओ चाहे फोर्क लगाओ, रिजल्ट यही आएगा। तो हम एक टेक्निक बता रहे हैं कि 3-4 डेटा अगर आपके दिमाग में आ गई तो जीवन में कभी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, ये सब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फास्ट मेथड होगा। कैपिटल स्मॉल कैपिटल, लेकिन क्रॉस यही होना चाहिए, सेल्फिंग। ये इस क्रॉस में आप नहीं दे सकते रिजल्ट, इसमें नहीं आएगा, सेल्फिंग होनी चाहिए, लाइक दैट, दोनों तरफ सेम होने चाहिए। तो हमने 4 पॉइंट बस दिमाग में रखना है कि इसको क्रॉस करने के बाद ये रिजल्ट आता है, लेकिन ये नहीं रखना है, हमें ये 4 रखने हैं, 1 2 3 4। गौर करिए, पहला कैपिटल ए गैप कैपिटल बी गैप। गैप का मतलब डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, कैपिटल ए गैप स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी गैप, मतलब डोमिनेंट रिसेसिव, स्मॉल बी स्मॉल। भरो इसको, कैपिटल ए गैप कैपिटल बी, पहले दोनों डोमिनेंट भर दो, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए। इसके अलावा 4 पॉसिबिलिटी के अलावा कुछ है, नथिंग। कैपिटल ए गैप स्मॉल बी स्मॉल, कैपिटल यहाँ गैप की जगह पहले डोमिनेंट रखो, कैपिटल ए और फिर कैपिटल ए स्मॉल ए। देखो आ गया ना, स्मॉल ए कैपिटल बी। अब अपने करो, स्मॉल ए कैपिटल बी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। इसमें कुछ चांसेस नहीं है। अब आपकी बारी, जरा बोलिए, जब कभी तू क्रॉस कराता है इसका कैपिटल ए कैपिटल ए, बोलो कैपिटल ए कितना आता है, 1/4 कैपिटल ए, 2/4 कैपिटल ए, 1/4 स्मॉल ए। ऐसे ही भैया जब कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉस कराओगे तो 1/4 कैपिटल बी, 2/4 कैपिटल बी और 1/4 स्मॉल बी आता है कि नहीं? फिर से होमोजाइगस डोमिनेंट 1/4, होमोजाइगस रिसेसिव 1/4, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट 2/4। बोलो यहां पर कैपिटल ए कितना, 1/4, कैपिटल बी 1/4, आंसर 1/16। कैपिटल ए 1/4, कैपिटल बी 2/4, 2/16, कैपिटल स्मॉल ए 2/4, कैपिटल बी 1/4, 2/16, कैपिटल ए 2/4, कैपिटल बी 2/4, 4/16, 2/4 into 2/4। बोलो यहाँ कैपिटल ए 1/4, स्मॉल बी 1/4, 1/16, कैपिटल ए 2/4, स्मॉल बी 1/4, 2/16, स्मॉल ए 1/4, कैपिटल बी 1/4, 1/16, स्मॉल ए 1/4, कैपिटल बी 2/4, 2/16। ये कितना आएगा, 1/16। अब देखो 1 2 3 2 5 4 9, जहां दोनों डोमिनेंट है वो टोटल 9/16। एग्री? जहां केवल एक डोमिनेंट है वो 3/16 और दूसरा डोमिनेंट है 3/16। करेक्ट? और ये 1/16। एग्री? अब आप
जहां पर कैपिटल डब्ल्यू वाला है, कैपिटल डब्ल्यू को आप मान लो ए, कैपिटल ए, और कैपिटल वाई को मान लो कैपिटल बी, समझ गए? देखो भाई, एग्री? तो जहां जहां कैपिटल ए होगा, बोलो, डब्ल्यू की जगह हमने क्या ले लिया? कैपिटल ए, और डब्ल्यू था एपिस्टैटिक, तो यहां पर कैपिटल एपिस्टैटिक हो गया। तो जहां जहां पर बेटा कैपिटल ए होगा वहां वहां पर व्हाइट आ जाएगा कि नहीं? तो 9 और 3 12, 9 में कैपिटल ए है, ये 9 है ना, और ये 3 में कैपिटल ए है, तो 9 और 3 12, तो 12 क्या हो गए सर? व्हाइट। बोलो, स्मॉल ए यानी स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल ए यानी स्मॉल डब्ल्यू कि कोई खुद की औकात नहीं है। बोलिए, तो कैपिटल बी जहां होता था वो क्या देता था? येलो, यानी कैपिटल बी का मतलब कैपिटल वाई। अरे बोलो ना यार। तो 3 क्या हो गए? येलो, और स्मॉल ए की फिर से कोई औकात नहीं है। स्मॉल बी क्या होता था? ग्रीन, यानी स्मॉल बी यानी स्मॉल वाई, एक क्या हो गया? ग्रीन। तो रेशियो डायरेक्ट आ गया 12:3:1, 12 व्हाइट, 3 येलो, 1 ग्रीन। अभी थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन आगे इतना एंजॉय करोगे इस मेथड को। बस एक बात दिमाग में रखो कि जब 2 डाई हाइब्रिड क्रॉस कराओगे आप, करेक्ट, जब 2 डाई हाइब्रिड आप क्रॉस कराओगे बेटा जी, तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी बचेगी? बोलिए, पॉसिबिलिटी आपके पास अगर इसका क्रॉस कराते हो, है ना, चलो ये वाला दिखा देते हैं, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई, बोलो, ये तो कैपिटल डब्ल्यू ने व्हाइट कर दिया, इसकी कोई औकात नहीं है, तो ये हो गया ग्रीन। क्रॉस कराया कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, क्रॉस विथ कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, 2 व्हाइट का क्रॉस करा दिया। अब बोलो, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है? कैपिटल डब्ल्यू गैप, कैपिटल वाई गैप, इसमें 4 पॉसिबिलिटी है। कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। बोलो, ये आएगा 1/16, ये आएगा 2/16, ये आएगा 2/16, ये 4/16, 2/16, 2/16, 1/16, ये ओवरऑल 9/16। और जहां जहां कैपिटल डब्ल्यू होगा वो हो गया वाई, एग्री? दूसरा, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल वाई, इसमें 3 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल वाई, ये 1, ये 2, ओवरऑल 3, और यहाँ कैपिटल डब्ल्यू, ये भी हो गया व्हाइट। तीसरी पॉसिबिलिटी, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई गैप, इसमें 3, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई, स्मॉल डब्ल्यू की कोई औकात नहीं है, तो यहाँ क्या आ गए? 3 येलो। बोलो, ये 3, और स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल वाई, इसकी कोई औकात नहीं थी, स्मॉल वाई की वजह से क्या गया? ग्रीन। तो 1 आया ग्रीन, 3 आया येलो, और 12, 9, 3, 12 क्या आ गए? व्हाइट। हो जाएगा कि नहीं जी? एपिस्टैटिक जीन के बाद जो है अब हम बात करेंगे कंप्लीमेंट्री जीन की, करेक्ट। एक कंप्लीमेंट्री जीन का मतलब कि यहां पर 2 नॉन एलिक जीन होंगे, पहली बार 2 जीन होगा, और पूरा अब नॉन एलिक इंटरेक्शन ही डाई हाइब्रिड है, करेक्ट। तो नॉन एलिक जीन एसेंशियल होंगे किसी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के लिए। जैसे एक एग्जांपल थोड़ा सा अजीब टाइप का लूं कि क्लास में एक बच्चा, जब 2 फ्रेंड है, करेक्ट, 2 लोग हैं यानी 2 जीन है, जब दोनों आते हैं तो खूब जम के बकवास होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के चाहते हैं, कम्प्लीमेंट्री है, और टीचर को इग्नोर करके पढ़ाई करने के बजाय बातें करते हैं। और जब दोनों में से कोई एक आता है, एक है ए, दूसरा है बी, ए आया है, किससे बातें करेगा? उसकी किसी दोस्ती नहीं, नो एक्सप्रेशन। बी आया है, ए नहीं आया है, तब भी नो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। तो जब ए और बी दोनों बच्चे आएंगे तभी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होगा, और दोनों डोमिनेंट कंडीशन में चाहिए। यहां पर कंडीशन ये है, गौर करिए, 2 पेयर ऑफ नॉन एलिक जीन आर एसेंशियल इन डोमिनेंट फॉर्म टू प्रोड्यूस फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, करेक्ट। इफ एनी वन ऑफ द डोमिनेंट एलील इज एब्सेंट, देयर विल बी नो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। पहले क्लियर कर लो, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा।
थोड़ा लैंग्वेज में कंफ्यूजन होगा। फ्लावर कलर इन लेथाइरस ओडोरेटस दैट इज स्वीट पी। जब लेथाइरस ओडोरेटस की बात की जाती है बेटे, तो फ्लावर कलर में दो जीन कंट्रोल करते हैं इसको। एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म है कैपिटल सी स्मॉल सी, और एक का है कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। ओके, चलो एक जीन 1 इसके एलील है कैपिटल सी स्मॉल सी, और जीन 2 कैपिटल पी स्मॉल पी। पहली बात क्लियर कर लीजिए, दोनों एलील, दोनों जीन के दोनों एलील किस कंडीशन में चाहिए? डोमिनेंट कंडीशन में। और दूसरी बात मुझसे आप क्लियर करवा लीजिए कि जब कोई डोमिनेंट की बात आती है तो डोमिनेंट का एक्सप्रेशन इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। मतलब ऐसा नहीं है, आपको पता है डोमिनेंट होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करते हैं और हेट्रोजाइगस में से। हाँ, मान लीजिए ये है कैपिटल सी स्मॉल पी, नो एक्सप्रेशन। कैपिटल सी या स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल, नो एक्सप्रेशन। दोनों डोमिनेंट होने चाहिए, चाहे होमोजाइगस में चाहे हेट्रोजाइगस में। कलर आएगा, देखिए रॉ मटेरियल कलरलेस है, मान लिया मैंने एक्स। जीन सी ने एक एंजाइम बनाया, मान लो एंजाइम सी, इसने बनाया क्रोमाजिन, ये अगेन कलरलेस, मान लीजिए वाई। और जीन पी ने एंजाइम बनाया पी और बनाया एंथोसायनिन, और फ्लावर का कलर आया पर्पल। अब गौर करो, मान लो जीन सी है और पी नहीं है, तो बोलो रिएक्शन कहां पर रुक जाएगा? क्रोमाजिन, फ्लावर कलर कैसा होगा? कलरलेस यानी व्हाइट। मान लीजिए जीन सी नहीं है, पी है, तो जब रॉ मटेरियल क्रोमाजिन में नहीं बदलेगा तो क्रोमाजिन नहीं मिलेगा, तो क्या ये बनेगा? नेवर। बोलो, अगर जीन सी है तो रॉ मटेरियल क्रोमाजिन में बदल जाएगा, और जीन पी नहीं है तो एंथोसायनिन नहीं बनेगा। लेकिन जीन पी है, सी नहीं है, तो रॉ मटेरियल क्रोमाजिन में ही नहीं बदलेगा, तो ये जीन पी ये रॉ मटेरियल के ऊपर वर्क नहीं करेगा, ओवरऑल कलरलेस यानी व्हाइट। तो दोनों का डोमिनेंट कंडीशन में होना बहुत जरूरी है। डोमिनेंट दोनों। टू नॉन लिंक्ड डोमिनेंट जीन आर एसेंशियल फॉर द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। क्योंकि रिएक्शन आपको समझ में आ गया, मेल फीमेल, कैपिटल सी कैपिटल पी। बोलिए दोनों डोमिनेंट है, ऑब्वियसली पर्पल क्योंकि एंथोसायनिन बनेगा। स्मॉल पी रिसेसिव है, व्हाइट, एग्री। क्रॉस करा कैपिटल पी स्मॉल पी, हेटेरोजाइगस कंडीशन आया। लेकिन एक डोमिनेंट तो है ना, ये वाला डोमिनेंट रॉ मटेरियल को क्रोमाजिन बदल देगा, और ये वाला डोमिनेंट क्रोमाजिन को एंथोसायनिन, यानी पर्पल आ गया। जब हमने इसकी सेल्फिंग कराई कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, तो आपका F2 जनरेशन में जो फिनोटाइपिक रेशियो आया वो 9 आया पर्पल और 7 आया व्हाइट। करेक्ट। इसमें आपको ब्रेन लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिखाया था, देख लेना जाके, कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। जब क्रॉस कराओगे 9 ऐसे आते हैं जहां कैपिटल ए गैप कैपिटल बी, मतलब दोनों डोमिनेंट होते हैं, और वही 9 पर्पल होंगे, बाकी के सब व्हाइट होंगे। देख लीजिए, प्रूव कर देते हैं। वैसे तो ये पता चल गया, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल सी कैपिटल। वही ट्रिक लगाएंगे हम लोग। 4 पॉसिबिलिटी पहले है, क्या? कैपिटल सी गैप पी गैप, कैपिटल सी गैप स्मॉल पी स्मॉल सी कैपिटल पी गैप स्मॉल सी स्मॉल। भरो इसको, कैपिटल सी कैपिटल पी 1/4 1/4 1/16, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी 1/4 2/4 2/16, कैपिटल सी कैपिटल पी 2/4 1/4 2/16, कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी 4/16, क्योंकि 2/4 2/4। 4 2 6 2 8 1 9, 9 ऐसे हैं जहां दोनों डोमिनेंट हैं। बोलो, अब इसको भरो, कैपिटल सी स्मॉल पी कैपिटल सी स्मॉल पी, ये 1/16, ये 2/16। बोलो, एक ही डोमिनेंट है, यदि रिसेसिव है तो ये व्हाइट होगा, 3/16। स्मॉल सी कैपिटल पी कैपिटल, एक ही डोमिनेंट है, व्हाइट होगा। स्मॉल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, एक ही डोमिनेंट है,
व्हाइट होगा, अगेन 3/16 व्हाइट, और ये तो 1/16 व्हाइट ही होगा। तो 3 3 6 7 7 तो हो गए व्हाइट, और 9 जो डोमिनेंट वाले हैं वो पर्पल। तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि दोनों डोमिनेंट वाले केवल 9 है, सिंगल डोमिनेंट एक एलील वाला 3, और अगले एलील का सिंगल डोमिनेंट 3, 3 3 6 सिंगल डोमिनेंट वाले, और एक ऐसा है जो 0 डोमिनेंट यानी सारे रिसेसिव। आंसर आ गया। एक क्वेश्चन करते हैं साहब जी कि इन अ प्लांट पर्पल फ्लावर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 3 नॉन एलिलिक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट। 3 नॉन एलिलिक हो मतलब 3 जीन हो और तीनों के डोमिनेंट हो। ऑन सेल्फिंग ऑफ अ ट्राई हाइब्रिड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर प्लांट। देखिए वेरी इजी, हवा में करेंगे क्वेश्चन। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। डन। ट्राई हाइब्रिड की सेल्फिंग करा दिया, डायरेक्ट बोला है ऑन सेल्फिंग ऑफ ट्राई हाइब्रिड परसेंटेज ऑफ व्हाइट। 3 मोनो हाइब्रिड बनाओ, बोलो। बना दिया। अब आप अपने ब्रेन पर जोर लगाइए। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉसिंग कराओगे 3/4 डोमिनेंट आएगा, 1/4 रिसेसिव। तो यहां पर 3/4 डोमिनेंट, यहां 3/4 डोमिनेंट, 3/4 डोमिनेंट, यानी कि 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27/64 तो हो गए पर्पल। एग्री? अरे यार इसमें 3 डोमिनेंट, इसमें 3 डोमिनेंट, 3 27 बाई पर्पल, नहीं तो बनाते रहो फिर बैठ के। तो व्हाइट कितनी हुई? व्हाइट यानी 64 माइनस 27, बोलो कितने हुए? 7 और 6 में 5 में 2 का 3, 37/64 इंटू 100। तो बोलो व्हाइट फ्लावर का आंसर कितना आया? 64 माइनस 27, 37/64 इंटू 100 कितना आया? बोलो भाई 37/64। डन, व्हाइट आ गया। जी, तो अब हम नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। लेकिन ये जस्ट थियरी लेवल पर इंपॉर्टेंट है, इसमें हम काफी कुछ पढ़ाते हैं क्योंकि मॉड्यूल और रेस में क्वेश्चन दिए हुए हैं, बट कई सालों से बेटा अभी इसके क्वेश्चन इतने डिटेल में नहीं आते। थियोरेटिकली बस अगर आप जान लोगे केवल इस पॉइंट को छोड़ करके, तो बाकी आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। इजीएस्ट है पॉलीजेनिक, पॉली मतलब मेनी, जेनिक मतलब जीन, इनहेरिटेंस। नॉर्मली होता क्या है बेटा, मेंडल साहब यही कहा करते थे, किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक जीन या एक फैक्टर होता है जो पेयर में पाए जाते हैं। करेक्ट? मेंडल साहब के अकॉर्डिंग एक जीन जो है एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, लेकिन बाद में जब जेनेटिक्स का एडवांसमेंट होता गया तो देखा गया व्हेन मोर देन वन जीन, करेक्ट, व्हेन मोर देन वन जीन कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर, एक किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करे, तो उसे बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और चूंकि यहां नंबर ऑफ जीन पर डिपेंड कर रहा कैरेक्टर, इसलिए इसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इज ऑल्सो कॉल्ड क्वांटिटेटिव या मेरिस्टिक इनहेरिटेंस। फादर ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज जोसेफ कॉल्यूटर। सबसे पहले वर्क किया था, वर्क ऑन टोबैको, टोबैको के प्लांट पर रिसर्च करके। हालांकि इसकी पहली स्टडी एक साइंटिस्ट थे निल्सन एले ने किया था, निल्सन एले, जो कि व्हीट के कर्नल कलर की बात कर रहे थे। कर्नल कलर इन व्हीट इज एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और ये मैं पढ़ाऊंगा भी आगे आपको। इट इज कंट्रोल्ड बाय द 2 जीन। ह्यूमन स्किन कलर भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, 3 जीन स्टडीड बाय डेवनपोर्ट। करेक्ट बेटा? तो 3 साइंटिस्ट के नाम आए, इसमें फादर जोसेफ कॉल्यूटर और वर्क ऑन टोबैको। एक ह्यूमन स्किन कलर वाला पूछा जा चुका है, डेवनपोर्ट। करेक्ट? इन्होंने स्टडी किया था। अब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पता ये चला कि मोर देन वन जीन कंट्रोल ऑफ सिंगल कैरेक्टर, जबकि मेंडल साहब कहा करते थे एक जीन एक कैरेक्टर। यहां पर पहली बार कॉन्सेप्ट आया कि मेनी जीन वन कैरेक्टर। करेक्ट? प्लियोट्रॉपिक में आपने पढ़ा था वन जीन मेनी कैरेक्टर, यहां पर आप पढ़ रहे हो मेनी जीन वन कैरेक्टर। तो मेनी जीन होगा, जैसे मान लो एक जीन है तो कितने डोमिनेंट एलील मैक्सिमम आ सकते हैं? 2, और 2 जीन है तो मैक्सिमम डोमिनेंट कितने आ सकते हैं? 4। 3 जीन है तो मैक्सिमम डोमिनेंट कितने आ सकते हैं? 6। 4 जीन है तो मैक्सिमम डोमिनेंट कितने आ सकते हैं? 8। और
कोई भी जीन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, करेक्ट। तो मेरा कहना यह है कि मिनिमम डोमिनेंट कितने होंगे, 0। जैसे इस केस में स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, करेक्ट, ये 0 डोमिनेंट। यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी, तो 0 डोमिनेंट मिनिमम हो सकता है। तो यहाँ पर बेटा एक और चीज खास बात है कि इन दिस डिफरेंट डोमिनेंट एलील रिप्रेजेंट एडिटिव इफेक्ट। जैसे जैसे डोमिनेंट एलील बढ़ता है वैसे वैसे फिनोटाइप की इंटेंसिटी बढ़ती है। अभी क्लियर होगा, डोंट वरी। हियर इंटेंसिटी ऑफ फिनोटाइप, पीटी मतलब फिनोटाइप, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, बिकॉज इन दिस केस ओनली पॉलीजेनिक में intensity of phenotype is directly proportional to number of dominant allele. More the dominant allele, more will be the phenotypic expression. Least the dominant allele, least will be the expression. मतलब एक बात पता चली कि अगर कोई डाई हाइब्रिड है तो मैक्सिमम डोमिनेंट 4 हो सकता है, उसके बाद 3 हो सकता है, करेक्ट बेटा, ये भी तो 3 है, 3, उसके बाद जो है बेटा 2 डोमिनेंट हो सकता है, और उसके बाद 1 डोमिनेंट हो सकता है, और उसके बाद 0 डोमिनेंट हो सकता है। तो यहां पर मैक्सिमम एक्सप्रेशन आएगा और यहां पर मिनिमम एक्सप्रेशन आएगा, करेक्ट। तो यहां पर डोमिनेंट एलील के एडिटिव इफेक्ट की वजह से फिनोटाइप का इंटेंसिटी बढ़ता चला जाता है। जैसे मान लो एक हाइपोथेटिकली कि स्किन कलर हमारी कंट्रोल होती है 3 जीन के द्वारा, 3 जीन के द्वारा कंट्रोल भी होती है। कहीं पर क्वेश्चन हाइपोथेटिकली 2 जीन से भी करा लेते हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 3 जीन से। तो मैक्सिमम डोमिनेंट कितना आएगा, 6, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी। तो डार्केस्ट स्किन कलर होगा एकदम नेग्रो ब्लैक, और जब 0 डोमिनेंट एलील होंगे सारे रिसेसिव तो एकदम व्हाइट होगा, और उसके बीच में ढेर सारे इंटरमीडिएट आएंगे, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन, इंटरमीडिएट ब्राउन, वेरी लाइट ब्राउन, तब व्हाइट, समझ गए। तो यहां पर डोमिनेंट एलील जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन की इंटेंसिटी बढ़ती है। सिंगल डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस पार्शियल इफेक्ट ऑफ फिनोटाइप। जब 1 डोमिनेंट है तो पार्शियल इफेक्ट आएगा, 2 है तो और पार्शियल, 3 है तो और ज्यादा, 4 है तो और ज्यादा, 5 है तो और ज्यादा, ठीक है। कंप्लीट फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन अकर्स व्हेन ऑल डोमिनेंट एलील प्रेजेंट। तभी कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा जब सारे डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होंगे। ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील मेनी इंटरमीडिएट ऑफ फिनोटाइप आर फॉर्म्ड। जैसे बेटा आपको पता चल गया, एक होगा मैक्सिमम एक्सप्रेशन जब ऑल डोमिनेंट एलील हो, और दूसरा होगा बेटा मिनिमम एक्सप्रेशन जब ऑल रिसेसिव एलील होंगे, और मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में ढेर सारे क्या आएंगे सर, इंटरमीडिएट आएंगे। क्लियर है। तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन जब सारे डोमिनेंट, मिनिमम एक्सप्रेशन जब सारे रिसेसिव, और उनके बीच में ऑल इंटरमीडिएट फिनोटाइप। जैसे मान लो कोई जीन है, कोई कैरेक्टर है 2 जीन से, तो 4 डोमिनेंट होगा तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन, 0 डोमिनेंट होगा तो मिनिमम, 3, 2, 1 पर इंटरमीडिएट। समझ में आया। आगे एग्जांपल दोनों लेंगे तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल इसीलिए लेते हैं कि पिक्चर क्लियर हो जाए, न कि उसको पढ़ना है प्रॉपर, आपको थ्योरी पर फोकस करना है, करेक्ट। इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन प्रेजेंट। जैसे ह्यूमन हाइट इज कंट्रोल्ड बाय द पॉलीजेनी मेनी जीन, ह्यूमन स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय द मेनी जीन। स्किन कलर में देख लो कितना वेरिएशन है, डार्केस्ट ब्लैक होते हैं नेग्रो वाले, व्हाइट होते हैं ऑस्ट्रेलियन टाइप के, और उसके बाद इंडिया में सारी वैरायटी पाई जाती है। कितना हाइट का देख लो, कितना वेरिएशन। तो ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है वो कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन रिप्रेजेंट करता है। किसी भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कितने टाइप के फिनोटाइप आएंगे, टोटल पॉसिबल फिनोटाइप इक्वल टू 2n+1, n इज नंबर ऑफ जीन। जैसे अगर नंबर ऑफ जीन 2 है तो बिलो फिनोटाइप कितना आएगा, 5, 3 है तो 7, 4 है तो 9 एंड सो ऑन। n is number of genes, correct। contribution of each dominant allele is calculated by, कि भाई आप बोल रहे हो हर डोमिनेंट एलील का अपना कंट्रीब्यूशन है, तो जरा बताओ उसको कैसे कैलकुलेट करोगे। उसके लिए फॉर्मूला होता है, पढ़िए, मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। फिर से किसी भी डोमिनेंट एलील का अगर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, तो मैक्सिमम एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम एक्सप्रेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। एग्जांपल कर्नल कलर। कर्नल क्या होता है, सीड कोड को निकालने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है सीड, ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट, ह्यूमन इंटेलिजेंस, मिल्क प्रोडक्शन इन कैटल्स, मीट प्रोडक्शन इन एनिमल्स, शेप, साइज एंड नंबर ऑफ फ्रूट इन मेनी प्लांट। तो दीज आर द फ्यू कैरेक्टर व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय द मेनी जीन। और बहुत ढेर सारे हमारे बॉडी में ढेरों कैरेक्टर हैं जो मेनी जीन के द्वारा कंट्रोल
होते हैं। दो एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे। और एक बात बेटा जरूर दिमाग में रखना कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंट। खूब एनवायरमेंट से, वैसे तो सारे ही कैरेक्टर एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं नॉर्मली, लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का खूब एनवायरमेंट की वजह से अफेक्ट है। जैसे स्किन कलर, जीन होते हुए भी किसी के पास 0 डोमिनेंट एलील है, लेकिन उसको ऐसे एनवायरमेंट में रखो जहां बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत लाइट इंटेंसिटी, तो थोड़ा उसका स्किन कलर डार्क हो जाएगा। किसी के अंदर डोमिनेंट एलील खूब है इंटेलिजेंस के लिए, लेकिन उसको एनवायरमेंट अच्छा नहीं दोगे तो इंटेलिजेंट नहीं होगा। समझ गए? पढ़ाई के लिए एक प्रॉपर एनवायरमेंट देना पड़ेगा आपको, एजुकेशन के लिए एक प्रॉपर एनवायरमेंट। लाख डोमिनेंट जीन हो इंटेलिजेंस के लिए, लेकिन अगर एनवायरमेंट नहीं मिलेगा तो बंदा प्रॉपर डायरेक्शन में वर्क नहीं कर पाएगा और सक्सेस नहीं होगा।